Hi everyone. In this video, we continue our discussion with the next element of consolidated statement of profit and loss. हमने अपने पिछली वीडियोस में अभी तक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड फिनिश्ड गुड्स को हमने एड्रेस किया हुआ है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि ब्रिटानिया की एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज ऑफ अबाउट 707.59 crores इन 25 मार्च 25 और 708.70 इन मार्च 24। अब ये नोट नंबर में डिटेल समेत 33 होगा। इससे पहले हम जाते हैं और चेक करते हैं मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। इसके लिए जैसे ही हम पेज नंबर 140 में चलेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे आपको याद होगा, रेवेन्यू वाले वीडियो में भी हमने रीड किया था कि रेवेन्यू की डेफिनेशन कैसे होती है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए तीन ब्रॉडर कैटेगरी बनी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट एंड अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सबसे पहले एड्रेस करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है। In a case of short-term employee benefits, all employee benefits falling due wholly within 12 months of rendering the services are classified as short-term employee benefits, which includes क्या? Salaries, wages, short-term compensation, absences, and performance incentives, and are recognized as expenses in the period in which the employee renders the related services. Very simple language में अगर हम देखें तो जिस 12 महीने की रिपोर्टिंग करी गई है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25, उस समय पे कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको बेनिफिट क्या दिया गया था, उनके लिए बेनिफिट इज मॉनेटरी बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? जैसे सैलरीज, जैसे वेजेस, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड कंपेंसेशन जैसे एब्सेंस लीव, पेड एब्सेंस जो पेड लीव्स होती है, और इसके अलावा परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, कमीशंस, जो भी एम्प्लॉयज़ के साथ में जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली पेड किया गया हो, ये सारे के सारे खर्चे के रूप में, एक्सपेंस के रूप में इस पीरियड मतलब पिछले 12 महीने में रिकॉर्ड किया जाता है अंडर एम्प्लॉय रिलेटेड सर्विसेज। ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें आता है, वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या है कि एम्प्लॉय जब अपना एम्प्लॉयमेंट खत्म कर लेता है उसके बाद में कंपनी भी कुछ उसके बिहाफ में उसके लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड। नाउ दीज आर recognized as expenses in the period in the employee renders the related services। रिलेटेड सर्विसेज मतलब जो उसका काम है उसने वो किया हुआ है, जो उसका काम है उसने वो किया हुआ हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयज, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेड टू अ ट्रस्ट एडमिनिस्टर्ड बाय द ग्रुप। एक ट्रस्ट पे जमा कर दिया जाता है। तो ट्रस्ट किसको? जो ग्रुप, ग्रुप मतलब यहाँ पर ब्रिटानिया जो ग्रुप है, ब्रिटानिया एज ए कंपनी है, वो उस ट्रस्ट को एडमिनिस्टर करता है, देखभाल करता है। द इंटरेस्ट रेट पेबल टू द members of the trust shall not be lower than the statutory rate of interest declared by the central government। तो इंटरेस्ट रेट जो दिया जाता है उसमें ट्रस्ट में, वो ईपीएफ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया गया है उसके मिनिमम आपकी कैलकुलेशन होगा। If any of the considering the accumulated reserves with the trust shall be made good by the group, to this extent the PF scheme could be considered as a defined benefit plan। पीएफ स्कीम को आप डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। हम आने वाले सेशंस में, हम आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड पीएफ, गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर किया किसको? प्रोविडेंट फंड को। द ग्रुप हैज नो फर्दर ऑब्लिगेशन बियॉन्ड इट्स मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो जो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करते हुए जो पीएफ कैटेगरी बनाई हुई है उसमें ग्रुप की लायबिलिटी कितनी है एम्प्लॉय के बिहाफ में? सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन जो हर महीने करना है सिर्फ उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा कितना ही नहीं इंटरेस्ट मिलेगा वो ग्रुप की जिम्मेदारी नहीं है।
ग्रुप मतलब ब्रिटानिया। द ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड बेनिफिट्स। अब देखिए डिफाइंड बेनिफिट फिर से वर्ड यूज हो रहा है, डिफाइंड बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेचुइटी एंड मेडिकल बेनिफिट्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस भी जो ग्रुप इंश्योरेंस होती है, जो एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से दी जाती है, तो वो भी एक तरह से मेडिकल बेनिफिट्स का एग्जाम्पल होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट इज डिटरमाइंड यूजिंग द प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। तो ये एक यूनिट क्रेडिट मेथड है जिसके तरह से कैलकुलेशन होता है कि कॉस्ट कितना हुआ, with actuarial valuation being carried out at each balance sheet date। तो एक्चुअल एक प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन है, उसकी अपनी ही वैल्यूएशन टेक्निक को यूज करते हुए कैलकुलेट किया जाता है किस दिन पे, हर बैलेंस शीट के डेट पे। रीमेजरमेंट ऑफ नेट बेनिफिट लायबिलिटी, ये जब हम बैलेंस शीट में नेट बेनिफिट लायबिलिटी लायबिलिटी के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तब हमें फिर से हम इसको रीडिफाइन करेंगे, which comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets including interest, and the effect of the asset ceiling, if any excluding interest, are recognized in the other comprehensive income। मतलब again उस डिफाइंड बेनिफिट के अंदर में कुछ गेन्स लॉसेस होगा तो वहां पर वो ओसीआई में रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वैल्यूएशन टेक्निक एक्चुरियल वैल्यूएशन टेक्निक से होगा, और ये वैल्यूएशन कैरी आउट होता है हर बैलेंस शीट में। रीमेजरमेंट ऑफ नेट बेनिफिट लायबिलिटी भी होता है जिसमें एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस आपकी ओसीआई में आपकी मेंशन होती है। The service cost, net interest cost, and effect of any plan amendments are recognized in statement of profit and loss। जो remaining ये cost है वो सारे statement of P&L में आएंगे। अब यहाँ पर ट्रस्ट के बारे में भी बात किया जा रहा है, विच इज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोविनेटेड स्टाफ पेंशन फंड ट्रस्ट। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑफिसर्स पेंशन फंड ट्रस्ट were established by the group to administer pension schemes for its employees। These trusts are managed by the trustees। ट्रस्ट को मैनेज करता है उसे ट्रस्टी कहते हैं। The pension scheme is applicable to all the managers in the officers group who have been employed up to the date of 15 September 25, and any manager or officer employed after that date. Now, this particular paragraph is basically talking about that what are the trust names, what are the details, what are the membership schemes, what are the contribution which the group is making on behalf of each and every employee। पोस्ट एंड शॉर्ट टर्म के अलावा कंपनी अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी देती है। अब ये क्या होता है, ऑल एम्प्लॉय बेनिफिट्स अदर देन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स मतलब जब टर्मिनेट करती है किसी एम्प्लॉय को उसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस इनकर होता है, which do not fall due wholly within 12 months after the end of the period in which the employees rendered the related services, are determined based on actuarial valuation or discounted PV method carried out at each balance sheet date। The expected cost of accumulating compensated absence is determined by the actuarial valuation performed by an independent actuary। Now, again, actuary is also a profession every year using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid or availed as a result of the unused entitlement that the accumulation of the balance sheet date expenses on non-accumulated compensated absence is recognized in the period in which the absence has been occurred। So again other long term employee benefits भी आपके employee related expenses में नहीं आएंगे, but majorly ये आपके elements इन sheet में आपके mention होंगे। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बेनिफिट्स भी इसी के ब्रॉड एलिमेंट के अंदर में आता है, विच इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस इन द ईयर दे आर इनकर्ड। मतलब जब होगा तब उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट के अंतर्गत में। जैसे हमने देखा था कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का डिटेल्स नोट नंबर 33 में है, तो देखते हैं कि वहाँ क्या है। सैलरीज वेजेस एंड बोनस 618.03 कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर फंड्स, जैसे हमने अभी अभी कुछ देर पहले बात किया मटेरियल के बारे में, मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसी में वो 35.56 है इस साल का कंट्रीब्यूशन, याद रखिएगा। फैंटम ऑप्शन स्कीम एक्सपेंसेस 15.01। सो अगेन एक ऑप्शन स्कीम है जो ब्रिटानिया ने इशू किया हुआ है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 35.99 crores। लेट्स गो टू नोट नंबर 46। नाउ इन नोट नंबर
46 वी सी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स, जैसे हम मटेरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज में भी देख रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में था। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स एंड बेनिफिट प्लान्स में दो अलग अलग वर्ड्स है। कंट्रीब्यूशन में कंफर्म होता है कि कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करेगी हर साल हर महीने, जो भी डिफाइंड पीरियड कितना पैसे डालने हैं वो फिक्स है, डिफाइंड है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर में सिचुएशन होता है कि आप गारंटी देते हो अपने एम्प्लॉय को कि आप रिटायरमेंट के समय पे या जब भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे उन्हें कितना मिलेगा। Amount is pre-decided for the benefit plan. So here we can see a further detail over here, which is again lot of technical terms are also written over here। और जैसे हमने बात किया था कि गेन्स एंड लॉसेस होते हैं जो मटेरियल पॉलिसीज में, तो आप देख सकते हैं एक्चुरियल गेन लॉसेस ड्यू टू फाइनेंशियल एजम्पशंस, डेमोग्राफिक एजम्पशंस, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन है। रिकंसिलिएशन ऑफ पीवी ऑफ प्लान एसेट्स, अगर आप रिकॉल करें तो हमने अभी अभी बात किया था कि ये भी कैलकुलेशंस कंपनी ही करती है। और ये रिकंसिलिएशन ऑफ नेट डिफाइंड बेनिफिट असेट्स या लाइबिलिटीज भी यहाँ पर होता है। तो आई होप आपको एक ब्रॉडर लेवल पे एस्पेक्ट पे समझ में आया होगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या है। हमने नोट अकाउंट्स भी हमने देखा अभी अभी। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या कॉक्स के अंदर का पार्ट नहीं है, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट आएगा। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। Thank you for watching the video. If you have any questions, drop that into the comment box.